हेलो एवरीवन, हम लोग क्या रिवाइज कर रहे हैं? हम लोग रिवाइज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने फोर्स ऑन मूविंग चार्ज रिवाइज कर लिया है। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज में हम लोगों ने पहला केस पढ़ा था। और पहला केस क्या पढ़ा हुआ है कि भाई जिसमें वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड के होती है। फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने लिया था QVB। सर्कुलर पाथ होता है तो रेडियस का फॉर्मूला mv/qb और टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm/qb। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है 2πm/qb। तो ये टोटल कुल मिला करके हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। टोटल हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं और लास्ट टर्न पर हम लोगों ने इस पर क्वेश्चंस भी किए थे लास्ट वीडियो में। आज हम लोगों को थोड़ा और एक दो चीज़ें इसमें देखनी है। जैसे इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे लॉरेंज फोर्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉरेंज फोर्स क्या होता है और फिर हम इसमें ये बताएंगे कि अगर थीटा 90 ना हो तो क्या होगा। ये 2 केस काम करेंगे, है ना। लॉरेंज फोर्स क्या होता है कि जब बाहर से फील्ड 2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों की प्रेजेंस में, समझ रहे हो, दोनों की प्रेजेंस में कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो कितना फोर्स लगता है। लॉरेंज फोर्स क्या होता है? सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन अ मूविंग चार्ज। कोई मूविंग चार्ज है तो उसमें क्या है, कितना फोर्स लगेगा, टोटल सम ऑफ द फोर्सेस। कौन कौन सा? एक इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया और एक मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इसको कहा जाता है लॉरेंज फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है? QE। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? Q। V/B। दोनों को मिला दिया जाए तो ये जो बन जाता है इसको बोला जाता है लॉरेंज फोर्स। क्लियर है कि नहीं? बोलो। F लॉरेंज होता है QE प्लस और Q है V/B। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए, बात नहीं करें, अगर मान लीजिए लॉरेंज फोर्स 0 है, अगर लॉरेंज फोर्स 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, QE प्लस Q और V/B इज इक्वल टू 0। इसको उठा करके यहाँ ले जाओ तो ये आ गया QE इज इक्वल टू -Q और V/B। Q कैंसिल हो गया तो यहाँ से E कितना आ गया, -V/B। क्लियर है कि नहीं? तो ये हमारा -V/B। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा आएगा दैट इज -V/B। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा दैट इज -V/B। ये कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन तब होती है बच्चा जब लॉरेंज फोर्स हमारा 0 होता है। क्यों भाई? ये कंडीशन कब होती है? जब लॉरेंज फोर्स हमारा 0 होता है। लॉरेंज फोर्स इज 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो E इक्वल्स टू -V/B। ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, VB sin थीटा। और फिर वही बात, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो E बराबर V/B, या V को लिखा जा सकता है E/B। ये वेलोसिटी होती है। ये वेलोसिटी कब होगी? जब लॉरेंज फोर्स क्या होगा बच्चा, 0 हो जाएगा। ठीक। और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है और इसको जानते हो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर इक्वेशन। इसको क्या नाम देते हैं? इसको नाम देंगे वेलोसिटी सिलेक्टर इक्वेशन। तो ये हमारी वेलोसिटी सिलेक्टर इक्वेशन होती है। V इक्वल्स टू E/B होता है। V हमारा E/B होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? V इक्वल्स टू E/B होता है। तो ये हमारी वेलोसिटी सिलेक्टर इक्वेशन है, दैट इज वेलोसिटी सिलेक्टर इक्वेशन। हो गया? तो ये लॉरेंज फोर्स होता है। अच्छा, यहां पर बोला गया है कि लॉरेंज फोर्स 0 है, मतलब एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो यहां देखो 2
क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं कि एक होता है वर्ड यहाँ पर अनएसरिलेटेड, एक यहाँ पर वर्ड होता है अनएसरिलेटेड और दूसरा इसमें वर्ड होता है अनडेविएटेड। एक वर्ड होता है अनएसरिलेटेड और दूसरा जो वर्ड होता है वो होता है अनडेविएटेड। अनएसरिलेटेड का मतलब होता है एसरिलेशन ज़ीरो है। एसरिलेशन ज़ीरो का मतलब होता है नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है? अगर अनएसरिलेटेड लिखा हुआ है, क्यों, तो इसका मतलब क्या होता है, नो चेंज इन वेलोसिटी। और अगर अनडेविएटेड होता है तो अनडेविएटेड का मतलब होता है नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्लियर हो रहा है? नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्लियर है, नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और नो चेंज इन वेलोसिटी। फर्क समझ गए? इसमें मैग्नीट्यूड बदल सकता है, बोलो मैग्नीट्यूड बदल सकता है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, नहीं बदलेगी। और इसमें क्या होता है, दोनों बदल सकते हैं, दोनों नहीं बदलने चाहिए, बदल नहीं सकते, दोनों नहीं बदलने चाहिए। जैसे इसमें कंडीशंस क्या हो सकती है, अगर अनएसरिलेटेड है तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या है, ज़ीरो और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ से, बोलो नॉन ज़ीरो, लेकिन वेलोसिटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा नहीं, मैग्नेटिक फोर्स लेकिन लगेगा। और मैग्नेटिक फोर्स लेकिन लगा के कैसे, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पैरेलल है। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो, मैग्नेटिक फील्ड नॉन ज़ीरो और इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस V क्रॉस B हो जाए। तो ये तीसरी कंडीशन। क्यों भाई? ये तीन पॉसिबल कंडीशंस हैं, दीज आर द थ्री पॉसिबल कंडीशन। तो अगर मल्टीपल ऑप्शंस में आ जाए या ये आ जाए कि इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है, तो ये तीन पॉसिबल कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस हो सकती हैं। अगर पार्टिकल अनएसरिलेटेड है तो तीन पॉसिबिलिटी है, कौन कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, मैग्नेटिक फील्ड नॉन ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो, मैग्नेटिक फील्ड नॉन ज़ीरो, और इक्वल टू हो गया माइनस V क्रॉस B। समझ रहे हो ना? इक्वल्स टू हो गया माइनस V क्रॉस B, ये होता है। दूसरा देखो, इसमें दूसरा क्या है, अगर अनडेविएटेड लिखा है, अगर अनडेविएटेड लिखा है तो इसका मतलब है क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं इसमें, इसमें कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। कंडीशन नंबर 1, E0 B0, कोई फोर्स नहीं लगेगा। जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो डायरेक्शन बदलने का सवाल ही नहीं। दूसरी कंडीशन है E0 है, B नॉन ज़ीरो है और वेलोसिटी पैरेलल या एंटी पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। क्यों? तीसरी कंडीशन कौन सी है, तीसरी जो कंडीशन है, E आपका नॉन ज़ीरो है, B आपका नॉन ज़ीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना, इक्वल टू माइनस V क्रॉस B है। ठीक है, माइनस V क्रॉस B है। चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन है E आपकी नॉन ज़ीरो है और B ज़ीरो है और वेलोसिटी पैरेलल है या एंटी पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब यहाँ फोर्स तो लगेगा लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि ये देख रहा हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और वेलोसिटी पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या पता चला, अगर अनडेविएटेड है तो अनडेविएटेड में 4 पॉसिबल कंडीशंस हैं और अगर अनएसरिलेटेड है तो केवल और केवल 3 पॉसिबल कंडीशंस हैं। ओनली द पॉसिबल कंडीशंस आर 3। तो इतना समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा?
ठीक है। तो ये आपका केस हो गया लॉरेंज फोर्स का हो गया। क्लियर, दिस इज द केस ऑफ लॉरेंज फोर्स। नोट कर लिया। पॉसिबल कंडीशंस, आगे देखिए अगला क्या है, केस टू व्हेन थीटा इज नॉट 90। पिछले टर्न पे हम लोगों ने केस 1 किया था, अब केस 2 पे आ जाइए, है ना। केस टू में क्या होगा, जैसे ये मान लो चार्ज पार्टिकल है और v वेलोसिटी से जा रहा है, b मैग्नेटिक फील्ड है और ये एंगल थीटा है, तो ये हमारा हो गया v साइन थीटा और ये हमारा हो गया v कॉस थीटा। स्टार्टिंग में यही तो हो रहा था, एक v साइन थीटा है और एक हमारा v कॉस थीटा है। अब देखो हो क्या रहा है कि जो v कॉस थीटा है इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू v कॉस थीटा लीनियर मोशन होगा, v कॉस थीटा की वजह से लीनियर मोशन होगा, और ड्यू टू v साइन थीटा कौन सा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा। ड्यू टू v साइन थीटा ये हमारा सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है ना। v कॉस थीटा की वजह से लीनियर होगा, v साइन थीटा की वजह से सर्कुलर होगा। दोनों को मिला दिया जाए तो हेलिकल पाथ होगा या हेलिकल मोशन होगा। हेलिकल कैसे, देखो ये सर्किल भी यहाँ घूमता जाएगा ये, और आगे भी बढ़ता जाएगा। सर्कुलर मोशन किसकी वजह से हो रहा है, v साइन थीटा, और लीनियर किसकी वजह से हो रहा है, बोलो v कॉस थीटा। अब ये देख रहे हो, ये यहाँ पर इस तरीके से ये सर्कुलर और लीनियर का कॉम्बिनेशन है, और ये देख रहे हो ये डिस्टेंस जो कहलाती है इसको हम लोग पिच कहते हैं, पिच ऑफ हेलिक्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पिच ऑफ हेलिक्स। और पिच का क्या मतलब होता है, पिच का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिच। पिच का मीनिंग है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको कहा जाता है पिच, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी, ये देख रहे हो, जितनी देर में वो एक सर्किल पूरा करेगा उतनी देर में यहां से यहां तक आ जाएगा। एक बात, दूसरी बात देख रहा हो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम लेवल पर हैं, तो सेम लेवल पर वापस आते समय वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको पिच कहते हैं। क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल when it returns in the same level में जब वो वापस लौटता है तो जितनी वो डिस्टेंस ट्रेवल की है उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको पिच बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड पिच। समझ में आ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल व्हेन इट रिटर्न्स इन द सेम लेवल, है ना। तो ये देखो यहाँ से अगर आप देखें तो पिच का फॉर्मूला क्या हो गया, पिच हो गया v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड। पिच क्या हो गया, v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड, ये हमारा पिच हो जाएगा, ठीक है ना। पिच होता है v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड, या इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट v cos थीटा और 2 पाई m अपॉन क्यू बी। v cos थीटा ये हो गया इंटू 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ये हमारा पिच कहलाता है, दैट इज कॉल्ड पिच।
ठीक है, तो पिच क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, एक बात और याद रखना, अगर केवल मैग्नेटिक फील्ड है तो पिच यूनिफॉर्म होती है, और मैग्नेटिक के साथ साथ इलेक्ट्रिक भी है तो पिच हमारी नॉन यूनिफॉर्म होती है। क्लियर है, पिच जो है वो हमारी नॉन यूनिफॉर्म होती है। क्या बोला मैंने, अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, केवल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पिच है यूनिफॉर्म, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ओनली मैग्नेटिक फील्ड। अगर केवल मैग्नेटिक फील्ड है देन पिच इज यूनिफॉर्म एंड in presence of both electric and magnetic field pitch is non uniform। ये जो पिच होता है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। तो पिच यूनिफॉर्म कहाँ होगा और पिच नॉन यूनिफॉर्म कहाँ होगा, ये आपके सामने। तो इन प्रेजेंस ऑफ ओनली मैग्नेटिक फील्ड, केवल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में बात करें तो पिच हमारी यूनिफॉर्म है, और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पिच इज नॉन यूनिफॉर्म। एक बात और ध्यान रखिएगा, जनरली क्या होता है कि हम लोगों को जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पर थीटा स्मॉल लिया जाता है, और अगर थीटा स्मॉल लेंगे तो कॉस थीटा हमारा टेंड्स टू 1 होता है। तो पिच का जो हम फॉर्मूला लगा देते हैं वो लगा देते हैं v इंटू 2πm अपॉन QB। तो वहाँ पर हम लोग थीटा नहीं लेते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, वहाँ पर हम लोग थीटा नहीं लेंगे, वी विल नॉट टेक थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम लोग इसमें थीटा नहीं लेंगे। तो ये हमारा 2πm अपॉन QB। तो जनरली थीटा हमारा स्मॉल होता है, जनरली थीटा इज स्मॉल। समझ रहे हैं आप, तो ये होता, तो ये हो गया पिच। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसमें बना हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गन है, ये देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन गन है, ये एक इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है आप भी जानते हैं, यहां पर कैथोड होता है ना, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल यहां से निकलते हैं, निकले। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं सामने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल हैं, ध्यान से देखना, ये जो पार्टिकल हैं इनका डिफ्रैक्शन हो रहा है, ये देख रहे हैं होल है छोटा सा, यहां पर गन में छोटा सा होल है, ये पार्टिकल जब यहां आएंगे तो डिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद ये पार्टिकल वापस यहां कन्वर्ज करेंगे, ये पार्टिकल वापस कन्वर्ज करेंगे। समझ में आ रहा, वही पूछ रहा है कि बताओ कितनी दूर बाद वापस कन्वर्ज करेंगे। और यहां पर V दिया है पोटेंशियल डिफरेंस, V दिया है पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस आफ्टर विच, डिस्टेंस आफ्टर विच पार्टिकल्स, आफ्टर विच पार्टिकल्स कन्वर्ज आफ्टर बीइंग डिफ्रैक्टेड, आफ्टर बीइंग डिफ्रैक्टेड। तो डिफ्रैक्शन के बाद कितना दूर जाकर के ये कन्वर्ज करेंगे, ये पूछ रहा है आफ्टर बीइंग डिफ्रैक्टेड। समझ में आ रहा है, डिफ्रैक्ट होने के बाद कितना दूर जाकर के ये कन्वर्ज हो रहा है। समझ में आ रहा है। अब ये देखो यहां पर क्या है, ये जो x हमारा है वो पिच है, x है पिच, ये है v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है, v इंटू 2πm अपॉन क्या था QB, यही तो पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, 2πm अपॉन QB ये पढ़ा हुआ है। थीटा एंगल स्मॉल है भाई, अगर एंगल बोला जाए स्मॉल तो हम लोग सीधे सीधे cos थीटा को 1 कर लेंगे, क्यों,
अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे और ठीक से लिखें तो x की वैल्यू आ गई 2 पाई mv अपॉन क्यू बी, है ना। mv होता है मोमेंटम, तो ये कितना होगा अंडर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू मास अपॉन क्यू बी। यहाँ पर क्या मिलेगा, ये आ जाएगा 2 पाई और अंडर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी क्यू वी एम अपॉन क्यू बी। आ गया कि नहीं आ गया, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर x इक्वल टू आ जाएगा, इसको अंदर ले लेना सबको रूट के, तो ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये क्या हो गया पाई स्क्वायर, एक 2 पहले से है, ये q हो गया और वी एम अपॉन क्या हो गया क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, क्यू 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 कट गया, तो x इक्वल टू हो गया अंडर रूट ऑफ 8 पाई स्क्वायर और वी एम अपॉन क्यू बी स्क्वायर। ये हमारी x की वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। समझ में आया। तो इतना दूर जा कर के ये कन्वर्ज होगा, इतना दूर जा कर के ये कन्वर्ज होगा। फिर से समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन से ये देखो कैथोड है, कैथोड के पीछे फिलामेंट भी रहा होगा, गन में फिलामेंट होता है, कैथोड को गर्म करेगा, इलेक्ट्रॉन की बीम निकलेगी। इलेक्ट्रॉन की बीम के लिए यहाँ पर लास्ट में चार्ज की जगह ई लिख लेना, ठीक। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ होल है, होल है तो डिफ्रैक्शन होगा, डिफ्रैक्शन के बाद ये यहाँ पर वापस कन्वर्ज करेंगे, तो जब दोबारा ये कन्वर्ज करेंगे तो जो डिस्टेंस होगी हमारी दैट इज़ कॉल्ड क्या, पिच। इसी को हम लोग पिच नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पिच। क्लियर, ये आंसर। ओके, तो हम लोगों ने फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पढ़ लिया है और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। रिवीजन चल रहा है, बहुत ज़्यादा थॉरोली हम नहीं जा रहे हैं चीज़ों पे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।